Good morning, students. Myself Jitendra Kumar. Today we will discuss. About the cell membrane. आज हम लोग सेल मेम्ब्रेन एक टॉपिक है सेल बायोलॉजी का, उस पर बहुत चर्चा करेंगे और जो है ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। आप लोगों से निवेदन है ये टॉपिक जो है नीट, नेट, पीजीटी, टीजीटी, एलटी ग्रेड, जीआईसी प्रवक्ता, केबीएस, एनबीएस, डी ट्रिपल एसबी, ईआरएमएस और बीएससी, एमएससी, इन परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इंस्पायर एक्सीलेंस इंस्टीट्यूट हमारे चैनल का नाम है। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ये वीडियो जो है इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपने विषय को। प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को कई सारे नाम से जाना जाता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को जो है बायो मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बायो मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, इसके अलावा प्लाज्मा लेमा, उसके अलावा यूनिट मेम्ब्रेन आदि नामों से जाना जाता है। हम वीडियो जो है फिर कहेंगे आपसे कि पूरा देखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है और इम्पोर्टेंट है। अगर आप लोग इसको देख कर के नोट्स प्रिपेयर करेंगे तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए कैमरा ऑफ कर देते हैं, फिर शुरू करते हैं। तो बायो मेम्ब्रेन, इसको बहुत सारे नामों से जाना जाता है। मतलब इसको हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा लेमा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसके अलावा यूनिट मेम्ब्रेन आदि नामों से जानते हैं। प्लाज्मा लेमा की अगर हम बात करें तो इसको सबसे पहले जो है बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन क्लियरली रिवील्ड दैट द सेल मेम्ब्रेन पसेज लिपिड, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट। मतलब जब बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन किया गया तो इससे पता चला कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जिसको हम कहते हैं, इसमें लिपिड होता है, प्रोटीन होता है और कार्बोहाइड्रेट होता है। इसके अलावा और सारी चीज़ें बताई गई कि इसको जो है प्लाज्मा लेमा जो है एक वैज्ञानिक था, जे क्यू प्लोबर, इसने प्लाज्मा लेमा नाम दिया था इसको, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। इसके अलावा इसको जो है सेल मेम्ब्रेन नाम दिया कार्ल नागेली और क्रेमर ने। कार्ल नागेली और क्रेमर, इन दो वैज्ञानिकों ने मिलकर के इसको नाम दिया था सेल मेम्ब्रेन। इसके अलावा रॉबर्टसन ने इसको यूनिट मेम्ब्रेन कहा, यूनिट मेम्ब्रेन। ये रॉबर्टसन ने इसको यूनिट मेम्ब्रेन कहा। ठीक है, रॉबर्टसन ने इसको यूनिट मेम्ब्रेन कहा। ये सारा है। और बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि इसमें लिपिड, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। इसको द रेशियो ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड वेरीज कंसिडरेबली इन डिफरेंट सेल टाइप्स। मतलब विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं में जो है प्रोटीन और लिपिड का जो रेशियो है, अनुपात है, वो भिन्न भिन्न हो सकता है। इन ह्यूमन बीइंग्स द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द एरिथ्रोसाइट्स, मतलब जो लाल ब्लड कणिकाएँ होती हैं, लाल रुधिर कणिकाएँ होती हैं, आरबीसी, जिनको हम एरिथ्रोसाइट कहते हैं, हैज़ अप्रॉक्सीमेटली 52% प्रोटीन। मतलब उसके अंदर, मतलब जो आरबीसी होती हैं या एरिथ्रोसाइट्स होती हैं, उनके अंदर 52% प्रोटीन होती है, 40% लिपिड्स होता है, बाकी जो है कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। एवरेज अगर हम केमिकल कंपोजिशन की बात करें सेल मेम्ब्रेन के, तो लगभग 40% लिपिड पाया जाता है, जिसमें फॉस्फोलिपिड, कोलेस्ट्रॉल और ग्लाइकोलिपिड्स होता है। 58 to 59% प्रोटीन्स पाए जाते हैं, जिसमें आर्जिनिन और लाइसिन होता है मुख्यतः।
आर्जिनिन और लाइसिन ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट 1 से 2% होता है। ये केमिकल कंपोजिशन की है बात। अब अगर हम बात करें, इट इज़ यूनिवर्सल स्ट्रक्चर एंड स्ट्रक्चरली सेल मेम्ब्रेन ऑफ प्रोकैरियोट्स इज सिमिलर टू द यूकैरियोट। मतलब ये यूनिवर्सल स्ट्रक्चर है। प्रोकैरियोट की सेल मेम्ब्रेन और यूकैरियोट की सेल मेम्ब्रेन एक जैसी होती है, सिमिलर होती है। ठीक है, अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो इसके स्ट्रक्चर के लिए बहुत सारे मॉडल्स दिए गए, जिनमें से कुछ मॉडल्स बहुत महत्वपूर्ण हैं। जैसे कि हम बात करें, एक मॉडल था, पहला मॉडल जो सबसे पहले आया, और इस मॉडल को 1902 में 1902 में एक वैज्ञानिक था ओवरटन, इसने दिया था। ओवरटन ने इसको दिया था, और ये इस मॉडल का नाम था लिपॉइडल मॉडल। लिपॉइडल मॉडल जो है 1902 में ओवरटन ने दिया था। इस मॉडल के अनुसार जो है लिपॉइडल, इसके नाम में ही छुपा है कि ये जो है, इस मॉडल के अनुसार प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक सिंगल लेयर ऑफ लिपिड की बनी होती है। मतलब लिपिड की एक सिंगल लेयर से प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनी होती है। 1902 में जो मतलब ओवरटन ने एक मॉडल दिया था, उसके अनुसार। अगर हम बात करें दूसरे मॉडल की, तो दूसरा मॉडल आया सैंडविच मॉडल। सैंडविच मॉडल को ट्राइलेमिलर मॉडल भी कहते हैं। ये 3 लेयर, इसके अनुसार जो सेल मेम्ब्रेन है वो 3 लेयर से मिलकर बनी होती है। ठीक है, डेवसन और डेनेलाई ने 1935 में ये मॉडल दिया था। डेवसन और डेनेलाई ने 1935 में ये मॉडल दिया था। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ 3 लेयर्स। मतलब इस मॉडल के अनुसार प्लाज्मा मेम्ब्रेन 3 लेयर की बनी होती है। कितने लेयर की बनी होती है? 3 लेयर्स की बनी होती है। इन विच अ बायोमोलिकुलर लेयर ऑफ लिपिड। मतलब इस मॉडल के अनुसार 2 लिपिड लेयर होती है, जिनके बीच में जो है एक बायोमोलिकुलर लेयर, लिपिड लेयर होती है। सैंडविच मॉडल या ट्राइलेमिलर मॉडल को डेवसन डेनेलाई ने 1935 में दिया। इस मॉडल के अनुसार प्लाज्मा मेम्ब्रेन 3 लेयर की बनी होती है, जिसमें 2 सिंगल लेयर होती हैं प्रोटीन्स की, और एक बाई मॉलिकुलर लेयर लिपिड की होती है, जो 2 प्रोटीन लेयर के बीच में फंसी होती है, एक सैंडविच की तरह। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल ईच प्रोटीन लेयर इज 20 एंगस्ट्रम। अगर हम इस मॉडल की बात करें तो इस मॉडल के अनुसार एक जो प्रोटीन की लेयर है उसकी मोटाई लगभग 20 एंगस्ट्रम होती है, और तो दोनों की मिला के 40 एंगस्ट्रम होगी। एंड बाई लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड इज 35 एंगस्ट्रम थिक। और जो लिपिड की लेयर होती है, बाई मॉलिकुलर लेयर, वो 35 एंगस्ट्रम मोटी होती है। अगर हम देखें तो एक डायग्राम बना देते हैं थ्रोली, फिर उसको बताएंगे। सपोज करो कि ये 2 प्रोटीन की लेयर है। एक लेयर ये है प्रोटीन की, एक ये है। ये 20 एंगस्ट्रम मोटी है, ये 20 एंगस्ट्रम मोटी। इसके बीच में ये लिपिड की लेयर है, इसके बीच में ये लिपिड की लेयर है। ये लिपिड की लेयर है, ये 35 एंगस्ट्रम है। तो टोटल मोटाई 40 + 35 कितनी होगी? 75 एंगस्ट्रम होगी। तो लिपॉइडल मॉडल सैंडविच मॉडल के अनुसार जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसकी कुल मोटाई 75 एंगस्ट्रम होती है। PLLP स्ट्रक्चर रेंज होती है 75 से 100 एंगस्ट्रम। ठीक है, तो मतलब कि PLLP का मतलब है कि प्रोटीन की लेयर होती है, फिर लिपिड की बाई लेयर होती है, और फिर प्रोटीन की लेयर होती है, और ये 75 से 100 एंगस्ट्रम तक मोटी हो सकती है। ठीक है, फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल कॉल्ड एज एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ 2 टाइप्स ऑफ पार्ट। मतलब फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स को एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल्स कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें 2 पार्ट होते हैं। फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल में 2 पार्ट होते हैं। कौन कौन से 2 पार्ट होते हैं? एक हेड होता है और एक टेल होता है। ठीक है, जो हाइड्रोफिलिक हेड होता है वो, और ये टेल जो है ये हाइड्रोफोबिक नेचर की होती है। मतलब हाइड्रोफोबिक का मतलब होता है जलरोधी होती है। मतलब पानी से जो है ये हीटिंग होती है, वाटर हीटिंग होती है, जलरोधी होती है, वाटर हीटिंग होती है। और हेड जो होता है वो हाइड्रोफिलिक होता है, जल स्नेही होता है, वाटर लविंग होता है। ठीक है, तो इसके कारण इसको एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल कहते हैं। हाइड्रोफिलिक हेड जो होता है, हाइड्रोफिलिक हेड ऑफ द फॉस्फोलिपिड बाइंड्स विथ प्रोटीन लेयर
बाय द हाइड्रोजन एंड आयनिक बॉन्ड्स। मतलब अगर हम देखेंगे तो इस मॉडल के अनुसार जो हाइड्रोफिलिक हेड है, मतलब कि जो प्रोटीन का हेड है, लिपिड का हेड है, वो किससे जुड़ा होता है? वो प्रोटीन की लेयर से जुड़ा होता है। किसके द्वारा? हाइड्रोजन बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड के द्वारा। मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड के द्वारा वो जुड़ा होता है। अगर हम इसको देखेंगे तो इस डायग्राम के माध्यम से समझ सकते हैं। ये ट्राइलेमिलर मॉडल है। ये 35 एंगस्ट्रम की जो है बायोमोलिकुलर लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड है। इसमें 20 एंगस्ट्रम की ये प्रोटीन लेयर है, 20 एंगस्ट्रम की ये प्रोटीन लेयर है। इसके बीच बीच में ये पोर हैं जिनसे मतलब निकलता है मटेरियल। और ये देखो, ये हेड है, ये हेड है। ये हेड जो है ये पोलर हाइड्रोफिलिक हेड है। ये हेड कहाँ? प्रोटीन से बाइंड है। किसके द्वारा? हाइड्रोजन बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड के द्वारा। टेल है जो हाइड्रोफोबिक है, जलरोधी है। ठीक है, तो ये हाइड्रोफिलिक हेड तो क्लियर हो गया। हाइड्रोफोबिक टेल ऑफ फॉस्फोलिपिड आर अटैच्ड टू ईच अदर बाय वैन डर वाल्स फोर्स। मतलब कि अगर हम डायग्राम में देखेंगे कि ये जो टेल्स है, ये टेल्स और ये टेल्स, ये एक दूसरे से जुड़ी होती हैं, अटैच होती हैं। यहाँ पर एक बॉन्ड काम करता है। ये जो बॉन्ड है इसको वैन डर वाल्स बॉन्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वैन डर वाल्स जो है बॉन्ड बोलते हैं। तो वैन डर वाल्स फोर्स के द्वारा, वैन डर वाल्स बॉन्ड के द्वारा ये दोनों जो है जुड़े होते हैं आपस में। अब तीसरा मॉडल जो आया वो है यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। तीसरा मॉडल यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। कौन सा मॉडल है? यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल को रॉबर्टसन ने 1959 में दिया था। कब दिया था? 1959 में। इस मॉडल के अनुसार, अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, ऑल द सेलुलर एंड ऑर्गेनेलर मेम्ब्रेन्स आर स्ट्रक्चरली फंक्शनली सिमिलर। इस मॉडल के अनुसार जितनी भी कोशिकीय और कोशिका के अंदर पाई जाने वाली ऑर्गेनलीज की मेम्ब्रेन्स हैं वो स्ट्रक्चरली और फंक्शनली सिमिलर होती हैं, लेकिन उनमें केमिकली वो डिफरेंस होती हैं और साइज में डिफरेंस होती हैं। ठीक है, केमिकली डिफर होती हैं और साइज में डिफर होती हैं। बोथ ऑफ द एबव मॉडल्स आर रिजेक्टेड। मतलब अगर हम इस मॉडल्स की बात करें, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल की, तो इस मॉडल को भी बाद में रिजेक्ट किया गया। क्यों किया गया? इसके कारण है क्योंकि यह मॉडल कहता था, यह मॉडल क्या कहता था? यह मॉडल कहता था, रॉबर्टसन मॉडल कहता था, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, कि झिल्ली उपरोक्त प्रकार की होती है। जैसे कि सैंडविच मॉडल में बताया गया वैसे ही बताया गया इसमें। और ये सभी मॉडल रिजेक्ट क्यों किए गए? बोथ द एबव मॉडल्स आर रिजेक्टेड बिकॉज दे फॉल्स टू एक्सप्लेन सिलेक्टिव परमेबिलिटी ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये मतलब सिलेक्टिव परमेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर सके, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की सिलेक्टिव परमेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर सके, और इलास्टिसिटी, प्रत्यास्थता होती है इलास्टिसिटी, इसको भी ये जो है एक्सप्लेन नहीं कर सके। इन दोनों चीज़ों को ये मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर सके, इसलिए दोनों मॉडल, ये तीनों मॉडल रिजेक्ट हो गए। लिपोइडल मॉडल, सैंडविच मॉडल और यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, ये तीनों मॉडल जैसे जो है वो रिजेक्ट हो गए। कैसे हो गए? रिजेक्ट हो गए। अब हम बात करते हैं द डिटेल्ड स्ट्रक्चर ऑफ द मेम्ब्रेन was studied only after the advent of electron microscope in the 1950s century। मतलब 1950 में जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बन गया, उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन की डिटेल्ड स्टडी की गई। ठीक है, उसके स्ट्रक्चर के बारे में डिटेल्ड स्टडी की गई। मीनवाइल केमिकल स्टडीज ऑन द सेल मेम्ब्रेन, स्पेशली इन ह्यूमन रेड ब्लड सेल्स या एरिथ्रोसाइट्स, enabled the scientists to deduce the possible structure of plasma membrane। मतलब 1950 के बाद ही केमिकली उसके स्ट्रक्चर का अध्ययन किया गया और बाद में ये सारी चीज़ें क्लियर हुई। ठीक है, तो जो रॉबर्टसन मॉडल था वो रिजेक्ट हो गया। इसके बाद अब हम बात करते हैं नेक्स्ट मॉडल जो है वो है
फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, ये बहुत इंपॉर्टेंट मॉडल है। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल सिंगर और निकोलसन नामक वैज्ञानिकों ने 1972 में दिया था। इस मॉडल को सिंगर निकोलसन ने दिया था। दिस इज लेटेस्ट एंड मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मॉडल फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा लेमा। यह जो मॉडल है यह सबसे लेटेस्ट मॉडल है और सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेड मॉडल है प्लाज्मा लेमा के स्ट्रक्चर के लिए। ठीक है, अकॉर्डिंग टू फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, प्रोटीन्स आर अरेंज्ड इन फॉस्फोलिपिड लेयर एज मोज़ेक पैटर्न। मतलब इस मॉडल के अनुसार जो है प्रोटीन्स जो है फॉस्फोलिपिड लेयर में मोज़ेक के पैटर्न में अरेंज होती हैं। मोज़ेक के पैटर्न में अरेंज होती हैं। कैसे अरेंज होती हैं? जैसे कि फॉस्फोलिपिड के समुद्र में प्रोटीन रूपी बर्फीले द्वीप पाए जाते हैं। मतलब प्रोटीन आइसबर्ग इन अ सी। ठीक है, प्रोटीन आइसबर्ग इन अ सी, दिस दस इज टर्म्ड एज प्रोटीन आइसबर्ग इन अ सी ऑफ फॉस्फोलिपिड। मतलब इस तरीके से अरेंज होती हैं जैसे कि प्रोटीन के समुद्र में फॉस्फोलिपिड की जो है बर्फीले द्वीप पाए जाते हैं। ठीक है, इस तरीके से। और इसको इसीलिए गुलाब जामुन मॉडल भी कहते हैं। क्योंकि क्यों कहते हैं गुलाब जामुन मॉडल? क्योंकि यह गुलाब जामुन मॉडल इसलिए कहलाता है क्योंकि जो गुलाब जामुन होती है वो प्रोटीन का काम करती है इन अ कंसनट्रेट सॉल्यूशन फॉस्फोलिपिड ऑफ शुगर। मतलब जो प्रोटीन है वो कहाँ पाई जाती है? कंसनट्रेट सॉल्यूशन में पाई जाती है फॉस्फोलिपिड के। ठीक है, इसलिए उसको गुलाब जामुन मॉडल भी कहा जाता है। जैसे कि हम जो सीरा होता है ना गुलाब जामुन का, उसमें मतलब डाल देते हैं गुलाब जामुन को, तो उस तरीके से प्रोटीन जो है किसमें? फॉस्फोलिपिड में डूबे रहते हैं। तो उसको इसलिए क्या कहते हैं हम लोग? इसलिए उसको कहते हैं हम गुलाब जामुन मॉडल। ठीक है, आगे अगर हम देखेंगे तो फॉस्फोलिपिड इज द मेन कंपोनेंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन बिकॉज इट फॉर्म्स कंटिन्यूअस स्ट्रक्चरल फ्रेम ऑफ सेल मेम्ब्रेन। मतलब फॉस्फोलिपिड क्या है? मेन कंपोनेंट है सेल मेम्ब्रेन का, क्योंकि ये जो है उसकी स्ट्रक्चरल फ्रेम बनाता है, मतलब उसका स्केलेटन बनाता है। सेल मेम्ब्रेन का स्केलेटन फॉस्फोलिपिड बनाता है। द स्टडीज शो दैट द सेल मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ लिपिड्स दैट अरेंज इन अ बाइलेयर। ऑल्सो द लिपिड्स आर अरेंज विद इन द मेम्ब्रेन विद द पोलर हेड towards the outer side and the hydrophobic tails toward the inner part। मतलब ये स्टडी यह दिखाती है कि सेल मेम्ब्रेन जो है वो लिपिड की बनी होती है और लिपिड जो है बाइलेयर के रूप में अरेंज होता है। लिपिड अरेंज होता है बाइलेयर के रूप में और इसका पहला पोलर हेड जो होता है जिसको हम हाइड्रोफिलिक हेड कहते हैं वो बाहर की तरफ निकला हुआ रहता है। हाइड्रोफोबिक टेल्स जो होती है वो इनर साइड होती है, अंदर की तरफ होती है। ठीक है, दिस एंश्योर दैट द नॉन पोलर टेल ऑफ सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम द एक्वस एनवायरनमेंट। दिस एंश्योर दैट नॉन पोलर टेल, मतलब जो नॉन पोलर टेल होती है, हाइड्रोफोबिक टेल होती है ऑफ सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम द एक्वस एनवायरनमेंट। मतलब ये किसकी बनी होती है? सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की बनी होती है और ये बाहरी इन्वायरमेंट से या एक्वस एनवायरनमेंट से प्रोटेक्ट करती है सेल मेम्ब्रेन को। ठीक है, द लिपिड कंपोनेंट ऑफ द मेम्ब्रेन मेनली कंसिस्ट ऑफ फॉस्फोग्लिसराइड्स। मतलब फॉस्फोलिपिड्स जो लिपिड में मुख्यतः कंपोनेंट पाया जाता है वो हमने आपको शुरू में ही बता दिया कि उसमें मोस्टली फॉस्फोलिपिड ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। ग्लाइकोलिपिड भी पाया जाता है लेकिन फॉस्फोलिपिड ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। फॉस्फोलिपिड लेयर प्रोवाइड्स फ्लूइडिटी टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन बिकॉज फॉस्फोलिपिड्स आर रिच इन अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स विच आर लिक्विड इन नेचर। मतलब कि अगर हम देखें तो फॉस्फोलिपिड की जो लेयर होती है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को फ्लूइडिटी प्रदान करती है, तरलता प्रदान करती है, क्योंकि फॉस्फोलिपिड जो है वो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का बना होता है। उसमें अनसैचुरेटेड फैटी एसिड ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं और ये लिक्विड नेचर के होते हैं। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड लिक्विड नेचर के होते हैं। द क्वासी फ्लूइड नेचर ऑफ लिपिड enable lateral movement of protein within environment within the overall bilayer. This ability to move within the membrane is measured as its fluidity। मतलब अगर ये जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का
क्वासी फ्लूइड नेचर है वो क्या करता है, वो लेटरल मूवमेंट प्रोटीन का जो होता है उसको नहीं करने देता है बाइलेयर में, और दिस एबिलिटी टू मूव विद इन द मेम्ब्रेन इज मेजर्ड एज इट्स फ्लूइडिटी, और इसके कारण उसमें फ्लूइडिटी पाई जाती है। द फ्लूइड नेचर ऑफ द मेम्ब्रेन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट इन वेरियस फंक्शंस लाइक सेल ग्रोथ, फॉर्मेशन ऑफ इंटरसेलुलर जंक्शंस, एंडोसाइटोसिस, सीक्रेशन, सेल डिवीजन एक्सेट्रा। मतलब जो सेल मेम्ब्रेन का फ्लूइड नेचर है, लिक्विड नेचर है, वो क्या करता है, वो सेल की वृद्धि के लिए इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है, और इंटरसेलुलर जंक्शन बनाने के लिए महत्वपूर्ण होता है, एंडोसाइटोसिस की प्रोसेस के लिए महत्वपूर्ण होता है, सीक्रेशन होता है जो सेल से उसके लिए महत्वपूर्ण होता है, सेल डिवीजन के लिए महत्वपूर्ण होता है। कोलेस्ट्रॉल इज ऑल्सो प्रेजेंट इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कोलेस्ट्रॉल भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर पाया जाता है। कोलेस्ट्रॉल आर मोर रिजिड देन फॉस्फोलिपिड, मतलब कोलेस्ट्रॉल थोड़ा सा सख्त होता है फॉस्फोलिपिड की अपेक्षा, सो इट हेल्प्स इन स्टेबिलिटी ऑफ मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, इसलिए ये स्थिरता प्रदान करता है किसको, सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को। कोलेस्ट्रॉल इज एब्सेंट इन मेम्ब्रेन ऑफ प्रोकैरियोट्स। देखो ये डिफरेंस है, केमिकल डिफरेंस। मैंने क्या कहा आपको कि कोलेस्ट्रॉल जो है वो क्या रिजिड होता है, तो कोलेस्ट्रॉल मेम्ब्रेन होती है जो प्रोकैरियोट की, उसमें एब्सेंट होता है, यूकैरियोट में पाया जाता है, और ये डिफरेंस है दोनों की मेम्ब्रेन में। 10 होपेनॉइड्स या पेंटासाइक्लिक स्टीरॉल बोलते हैं जिसको, होपेनॉइड्स को हम लोग क्या बोलते हैं, पेंटासाइक्लिक स्टीरॉल बोलते हैं, प्रोवाइड्स स्टेबिलिटी टू प्रोकैरियोटिक सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। अब देखो अभी मैंने आपको बताया कि कोलेस्ट्रॉल थोड़ा रिजिड होता है फॉस्फोलिपिड की अपेक्षा, और वो स्टेबिलिटी प्रदान करता है सेल मेम्ब्रेन को। तो प्रोकैरियोट की सेल में मेम्ब्रेन में कोलेस्ट्रॉल पाया नहीं जाता है, तो प्रोकैरियोट की सेल मेम्ब्रेन स्टेबल कैसे होती है, ये क्वेश्चन आ सकता है। तो प्रोकैरियोट की सेल मेम्ब्रेन को होपेनॉइड्स या पेंटासाइक्लिक स्टीरॉल स्टेबिलिटी प्रदान करते हैं, ये उसमें पाए जाते हैं, ठीक है। अब हम प्रोटीन्स की बात करें तो इस मॉडल के अनुसार जो प्रोटीन्स होते हैं वो 2 तरह के प्रोटीन्स होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, ठीक है। एक तो इंटीग्रल या एंट्रेंजिंग प्रोटीन, और दूसरा जो है एक्सट्रेंजिंग प्रोटीन। दीज प्रोटीन आर टाइटली, अगर हम इंटरनल प्रोटीन की बात करें या इंटीग्रल प्रोटीन की बात करें, दीज प्रोटीन आर टाइटली बाइंड्स विद द फॉस्फोलिपिड, ये इंटरनल प्रोटीन फॉस्फोलिपिड के साथ टाइटली जुड़े होते हैं, दस दे कैन नॉट इजीली रिमूव फ्रॉम द मेम्ब्रेन, इसलिए जो इंटरनल प्रोटीन है उनको आसानी से सेल मेम्ब्रेन से रिमूव नहीं किया जा सकता, हटाया नहीं जा सकता। इंटीग्रल प्रोटीन्स आर 2 टाइप्स, पार्सली बरीड और टोटली बरीड, 2 तरह के ये भी होते हैं। सम इंटीग्रल प्रोटीन्स विच आर टोटली बरीड थ्रू द कंप्लीट थिकनेस ऑफ द मेम्ब्रेन, मतलब कुछ प्रोटीन्स ऐसे होते हैं जो सीधे सीधे उसमें धसे होते हैं अंदर, तो उनको हम टोटली बरीड कहते हैं, ठीक है, कंप्लीट थिकनेस के अंदर होते हैं। दीज टाइप ऑफ प्रोटीन आर कॉल्ड टनल या चैनल प्रोटीन, इनको हम क्या कहते हैं, टनल या चैनल प्रोटीन कहते हैं, विच प्रोवाइड। तो हम बात कर रहे थे कि सम इंटीग्रल प्रोटीन्स विच आर टोटली बरीड थ्रू द कंप्लीट थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन, मतलब वो पूरे जो मोटाई होती है मेम्ब्रेन की उसमें पाई जाती हैं। दिस टाइप ऑफ प्रोटीन आर कॉल्ड टनल या चैनल प्रोटीन, इनको हम क्या कहते हैं, टनल प्रोटीन या चैनल प्रोटीन कहते हैं, विच प्रोवाइड अ पैसेज फॉर मूवमेंट ऑफ वाटर सोल्युबल मटेरियल अक्रॉस द मेम्ब्रेन। ये क्या करते हैं, ये टनल प्रोटीन्स जो होते हैं या चैनल प्रोटीन्स, ये जो वाटर सोल्युबल मतलब मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका मूवमेंट के लिए रास्ता बनाते हैं, उनके मूवमेंट के लिए रास्ता बनाते हैं, वो मेम्ब्रेन के आर पार जा सकते हैं। दूसरा हम बात कर रहे थे पेरीफेरल प्रोटीन्स या एक्सटेंजिंग प्रोटीन्स की, एक्सटेंजिंग प्रोटीन या पेरीफेरल प्रोटीन्स, ठीक है। और जो मतलब अगर हम देखें इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं पहले, चूँकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो कुछ छूटना नहीं चाहिए। स्पेक्ट्रिन एक हेलिकल एक्सटेंजिंग प्रोटीन होती है, ठीक है, जो मेम्ब्रेन में सिस्टोसोलिक सतह पर उपस्थित होती है, प्रोटीन इंटरनल प्रोटीन से जुड़ी रहती है, मतलब ये बहुत स्पेक्ट्रिन एक प्रोटीन होती है, स्पेक्ट्रिन एक प्रोटीन होती है,
और ये प्रोटीन जो है एक्सचेंजिंग प्रोटीन होती है, हेलिकल एक्सचेंजिंग, लेकिन ये इंटरनल प्रोटीन से जुड़ी रहती है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। एक्सचेंजिंग प्रोटीन या पेरिफेरल प्रोटीन, दीज आर सुपरफिशियली अरेंज्ड ऑन द सरफेस ऑफ लिपिड लेयर एंड कैन बी सेपरेट इजीली। ये जो पेरिफेरल प्रोटीन होती हैं ये टाइटली नहीं जुड़ी होती है लिपिड लेयर के साथ, बहुत लूजली जुड़ी होती है। मतलब इनको हम कह सकते हैं कि सुपरफिशियली अरेंज होती हैं ये, और इनको आसानी से अलग किया जा सकता है। दीज प्रोटीन हैव एंजाइमेटिक एक्टिविटी, इन प्रोटीन के अंदर एंजाइमेटिक एक्टिविटी होती है। ओलिगोसैकेराइड्स ऑफ ग्लाइकोलिपिड्स और ग्लाइकोप्रोटीन्स ऑन द आउटर सरफेस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन आर इन्वॉल्व इन द सेल टू सेल रिकॉग्निशन मैकेनिज्म। बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द सेल रिकॉग्निशन इज फर्टिलाइजेशन। मतलब कि ओलिगोसैकेराइड्स जो शुगर होते हैं, ठीक है, उनके मतलब ऑफ ग्लाइकोलिपिड्स और ग्लाइकोप्रोटीन, उनके जो ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं, ग्लाइकोलिपिड्स होते हैं, वो आउटर सरफेस पे पाए जाते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, और वो सेल टू सेल रिकॉग्निशन मैकेनिज्म में पार्टिसिपेट करते हैं। बेस्ट एग्जांपल अगर हम इसका देखें तो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वेयर स्पर्म एंड एग रिकॉग्नाइज टू ईच अदर, जब स्पर्म और एग जो है एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं या ब्लड एंटीजन्स कनेक्ट होते हैं तब। अगर हम इसको स्ट्रक्चरली देखें तो ये इस तरीके का स्ट्रक्चर शो करता है। मतलब ये इंटरनल प्रोटीन होती हैं, इंटीग्रल प्रोटीन्स होते हैं जो क्या करते हैं, ये पूरे सेल मेम्ब्रेन, लॉक कर दी, ये पूरे सेल मेम्ब्रेन के अंदर पाए जाते हैं पूरी मोटाई में, और ये टनल प्रोटीन्स कहलाते हैं, चैनल प्रोटीन्स कहलाते हैं। ये रास्ता देते हैं इस तरीके से, ठीक है। और ये जो आउटर सरफेस पे पाए जाते हैं इनको हम लोग कहते हैं वो एक्सचेंजिंग प्रोटीन्स, जैसे कि ग्लाइकोप्रोटीन्स, ग्लाइकोलिपिड्स भी इनमें कुछ होते हैं, ठीक है। तो ये पेरिफेरल प्रोटीन्स होते हैं। और ये अगर हम देखें लिपिड को तो ये मतलब दो मॉलिक्यूल्स, दो स्ट्रक्चर का बना होता है। ये टेल होता है, ये हेड होता है। ये टेल जो होता है हाइड्रोफोबिक नेचर का होता है, ये हाइड्रोफिलिक नेचर का होता है, ठीक है। क्लियर। अब हम देखें ट्रांसपोर्ट थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ट्रांसपोर्ट थ्रू दी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्योंकि हम लोगों को ये पूरा पढ़ना है, बहुत अच्छे से पढ़ना है। अगर हम इसको अच्छे से पढ़ ले गए, अच्छे से हमने कर लिया, तो हमें कोई दिक्कत भविष्य में नहीं होगी, ठीक है। तो थ्रू द ट्रांसपोर्ट, ठीक है। ट्रांसपोर्ट के बाद फिर हम कुछ और चीज़ों पर डिस्कस कर लेंगे, जैसे कि स्पेशलाइजेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल सरफेस जंक्शंस होते हैं वो। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ट्रांसपोर्ट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द ट्रांसपोर्ट ऑफ द मॉलिक्यूल्स अक्रॉस इट। मतलब इसका एक महत्वपूर्ण कार्य क्या होता है कि इसके थ्रू मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्ट होता है। द मेम्ब्रेन इज सिलेक्टिवली परमेबल, और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो सिलेक्टिवली परमेबल होती है टू सम मॉलिक्यूल्स इन प्रेजेंट ऑन आइदर साइड ऑफ इट। मतलब दोनों तरफ से वो सिलेक्टिवली परमेबल होती है। वो जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन चाहे वो मॉलिक्यूल्स अंदर आ सकते हैं, बाहर जा सकते हैं, जिसको ना चाहे वो नहीं आ सकते, जा सकते। मैनी मॉलिक्यूल्स कैन मूव ब्रीफली अक्रॉस द मेम्ब्रेन विदाउट एनी रिक्वायरमेंट्स। मतलब कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं, कई मॉलिक्यूल्स जिनको कोई रिक्वायरमेंट्स नहीं चाहिए होती है, किसी रिक्वायरमेंट के बगैर भी वो मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, मतलब किसी बगैर एनर्जी के भी वो मॉलिक्यूल्स आ जा सकते हैं, ठीक है, मेम्ब्रेन के दोनों ओर। और दिस इज कॉल्ड पैसिव ट्रांसपोर्ट, उसको हम कहते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट। ऐसा ट्रांसपोर्ट जिसमें मॉलिक्यूल्स जो है, तो हम बोल रहे थे कि इसको पैसिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं, ठीक है। न्यूट्रल सॉल्यूट्स में मूव अक्रॉस द मेम्ब्रेन बाय द प्रोसेस ऑफ सिंपल डिफ्यूजन अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। न्यूट्रल सॉल्यूट्स जो होते हैं वो मतलब मेम्ब्रेन के इस तरफ से उस तरफ, उस तरफ से इस तरफ, मतलब जो मूव करेंगे
या कर सकते हैं वो सिंपल डिफ्यूजन की प्रोसेस के तहत मूव कर सकते हैं, जिसमें कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग, मतलब हायर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट होगा न्यूट्रल सॉल्यूट्स का। जैसे कि फ्रॉम द हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन, वाटर में ऑल्सो मूव अक्रॉस द मेम्ब्रेन फ्रॉम द हायर टू लोअर कंसंट्रेशन। और न्यूट्रल सॉल्यूट्स के अलावा पानी भी, वाटर भी क्या करेगा कि वो सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस मूव करेगा हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। मूवमेंट ऑफ वाटर बाय द डिफ्यूजन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। और जब ऐसे मूवमेंट को, जो मूवमेंट डिफ्यूजन के थ्रू या डिफ्यूजन के द्वारा होता है, तो उसको हम ऑस्मोसिस कहते हैं। अगर हम डायग्राम के माध्यम से इसको समझेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ये जब मैं बीएससी में पढ़ता था तब मैंने ये डायग्राम बनाया था। आप लोगों को डायग्राम भी ठीक लगेगा और मेरी ये बात भी ठीक लगेगी। आप लोग इसमें देख रहे होंगे ये आपकी लिपिड बाइलेयर है, ठीक है। इसके ये इंटरनल प्रोटीन है जिसको हम चैनल प्रोटीन कहते हैं। इंटरनल प्रोटीन या चैनल प्रोटीन या कैरियर प्रोटीन भी कह सकते हैं इसको, ठीक है, जिसको हम इंट्रेंजिंग प्रोटीन भी कहते हैं। ये प्रोटीन पूरे मोटाई में सेल मेम्ब्रेन के पाई जाती हैं और पास बनाती हैं, मतलब वे बनाती हैं मूवमेंट के लिए, ठीक है। तो ये चैनल प्रोटीन्स का काम क्या होता है, ये थ्रू द चैनल्स कोई भी जो मॉलिक्यूल्स है वो मूवमेंट करेगा, थ्रू द कैरियर मूवमेंट करेगा। और मतलब कैरियर के थ्रू जब एनर्जी नहीं लगती है तो ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है, उसको हम कहते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट या फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। लेकिन जब एनर्जी भी लगे, ट्रांसपोर्ट में एनर्जी लगे, तो उसको हम कहते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ये हो रहा है, ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट है जिसमें एनर्जी की भी आवश्यकता पड़ रही है और ये कैरियर प्रोटीन्स के थ्रू, ठीक है। तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के मतलब जो थ्रू होता है ट्रांसपोर्ट मेम्ब्रेन से, वो जो है वाटर सॉल्यूट्स और वाटर इनका होता है। बाकी कुछ चीज़ों का जो होता है वो किसके बिना एनर्जी के ट्रांसपोर्ट होता है, पैसिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू, ठीक है। और सिंपल डिफ्यूजन जो होता है वो किसके थ्रू होता है, पोर्स के थ्रू होता है, जो लिपिड के बीच बीच में पोर्स पाए जाते हैं उनके थ्रू, ठीक है। क्लियर। तो ये मतलब इसके बारे में ट्रांसपोर्ट से संबंधित चीज़ें थी, थोड़ा बहुत और है तो उसको बता दे रहा हूँ। उसके बाद फिर हम लोग स्पेशलाइजेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करेंगे। एज द पोलर मॉलिक्यूल्स कैन नॉट पास थ्रू द नॉन पोलर लिपिड बाइलेयर, दे रिक्वायर अ कैरियर प्रोटीन ऑफ द मेम्ब्रेन टू फैसिलिटेट देयर ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द मेम्ब्रेन। मतलब पोलर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो नॉन पोलर लिपिड बाइलेयर लिपिड तक जो है मूव नहीं कर सकते हैं बगैर किसी कैरियर प्रोटीन के। उनको फैसिलिटेट ट्रांसपोर्ट करने के लिए, उनको मूवमेंट के लिए एक मतलब चैनल की आवश्यकता होती है, ये जिसको हम कैरियर प्रोटीन या चैनल प्रोटीन कहते हैं, ठीक है। अ फ्यू आयंस और मॉलिक्यूल्स आर ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस द मेम्ब्रेन अगेंस्ट देयर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। मतलब कुछ आयंस और कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जो मेम्ब्रेन के मतलब कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट मेम्ब्रेन से ट्रांसपोर्ट होते हैं, जैसे कि फ्रॉम द लोअर टू हायर कंसंट्रेशन। सच ए ट्रांसपोर्ट इज एन एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस। वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट हम बता ही चुके हैं, इसको ही हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। मतलब इस तरीके के ट्रांसपोर्ट को जिसमें कुछ आयंस और कुछ मॉलिक्यूल्स जो है अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मूव करते हैं फ्रॉम द या अक्रॉस द मेम्ब्रेन, ठीक है। जैसे कि पानी या किसी भी आयंस का, किसी भी मॉलिक्यूल्स का लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ जाना। और ऐसे ट्रांसपोर्ट में एनर्जी की आवश्यकता होती है जो एटीपी के रूप में ये लेते हैं, या फिर जो है पोटेशियम आयन पंप का नाम सुना होगा आपने, पोटेशियम और सोडियम आयन पंप, सोडियम आयन और पोटेशियम आयन पंप, ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू होता है। तो ये ट्रांसपोर्ट से संबंधित जितना भी था वो मैंने आप लोगों को बता दिया। इसके अलावा कुछ स्पेशलाइजेशंस है, जैसे एंडोसाइटोसिस होता है,
ठीक है, जिसको हम बल्क ट्रांसपोर्ट भी कहते हैं, वो पिनोसाइटोसिस या सेल ड्रिंकिंग होती है। इंजेशन ऑफ लिक्विड मटेरियल बाय द प्लाज्मा लेमा इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल्स और बैग लाइक स्ट्रक्चर। मतलब कि लिक्विड मटेरियल्स को प्लाज्मा मेम्ब्रेन या प्लाज्मा लेमा इंजेस्ट करती है, अपने अंतर ग्रहण करती है। किसके रूप में? मतलब किससे से? वेसिकल्स से और बैग लाइक स्ट्रक्चर्स के द्वारा, जिनको हम बैग लाइक स्ट्रक्चर को पिनोसोम कहते हैं। और इस प्रक्रिया को हम पिनोसाइटोसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पिनोसाइटोसिस या सेल ड्रिंकिंग। जब किसी भी मतलब लिक्विड मटेरियल को प्लाज्मा लेमा अंतर्ग्रहण कर लेती है और वेसिकल्स और बैग लाइक स्ट्रक्चर के द्वारा या पिनोसोम के द्वारा, तो दैट इज पिनोसाइटोसिस और सेल ड्रिंकिंग। फैगोसाइटोसिस होता है एक। फैगोसाइटोसिस को हम सेल ईटिंग भी बोलते हैं। इंजेशन ऑफ सॉलिड कॉम्प्लेक्स, मतलब जब सॉलिड मटेरियल या सॉलिड कॉम्प्लेक्स मटेरियल को प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंतर्ग्रहण करती है इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल्स, फैगोसोम के रूप में, तो उसको फैगोसाइटोसिस बोलते हैं। ठीक है। अब एक्जोसाइटोसिस या एमियोसाइटोसिस, जिसको सेल वॉमिटिंग भी बोलते हैं, ये क्या हो? इजेशन ऑफ वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द सेल थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मतलब कुछ वेस्ट मटेरियल जो सेल के अंदर इकट्ठे हो जाते हैं, उनको सेल मेम्ब्रेन अपने थ्रू निकाल देती है बाहर, उसको हम सेल वॉमिटिंग या एक्जोसाइटोसिस या एमियोसाइटोसिस बोलते हैं। ठीक है। ये सारा मतलब इम्पोर्टेंट ट्रांसपोर्ट से संबंधित चीज़ें थी। अब स्पेशलाइजेशन है कुछ सेल मेम्ब्रेन का, जैसे इसमें कुछ 3 स्ट्रक्चर बनते हैं। लोमासोम्स बनते हैं, लोमासोम्स बनते हैं। दूसरा माइक्रोविलाई तीसरे जो होते हैं वो कैरविओलाई। ये 3 तरह के स्ट्रक्चर होते हैं जो बनते हैं। ये जो माइक्रोविलाई होते हैं, ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। मतलब ये कैसे होते हैं? फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। माइक्रोविलाई फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आउटर फोल्डिंग के कारण बनते हैं। ठीक है। और माइक्रोविलाई अवशोषण हेतु ये इनका काम जो होता है वो एब्जॉर्प्शन होता है, एब्जॉर्प्शन। ठीक है। इनकी सरफेस में वृद्धि करते हैं ये। तो ये हो गया। दूसरा है लोमासोम्स। लोमासोम्स मूरे और एक वैज्ञानिक थे MC आयर। ठीक है। इनके द्वारा इनकी डिस्कवरी की गई थी। और ये मीजोसोम्स के जैसी संरचना है, लाइक मीजोसोम के जैसी संरचना है। ठीक है। जो कवकों में होती है, फंगस में पाई जाती है। किस में पाई जाती है? फंगस में या फंजाई में पाई जाती है। और इनको बॉर्डर बॉडीज भी कहते हैं। इनको हम बॉर्डर बॉडीज भी कहते हैं, बॉर्डर बॉडीज भी बोलते हैं। इनको बॉर्डर बॉडीज भी कहते हैं। ठीक है। तो ये ठीक क्लियर।